क्या आप तैयार हैं आज की बड़ी खबरों के लिए? स्वागत है स्टडी विद शुभम पर। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 26 जून 2026 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि पहले आप लोगों को एक प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा और उसके बाद उसके संबंध में विस्तृत जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग प्रतिवर्ष। तो इसका सही उत्तर है 26 जून को। 26 जून को विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं उसके अवैध तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के प्रति इस दिवस की घोषणा 1987 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। 1987 में इसे पहली बार 26 जून 1988 ईस्वी को मनाया गया। 26 जून 1988 ईस्वी को इसे पहली बार मनाया गया था। इस दिवस का समन्वय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है ड्रग एंड क्राइम के संबंध में, उसके द्वारा इसका समन्वय किया जाता है। 2026 की इसके थीम की बात करें तो इसका थीम है वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम परसिस्ट्स, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रेस्पॉन्सेज। वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम परसिस्ट्स, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रेस्पॉन्सेज। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसमें मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से मुकाबला करना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सहयोग करना, आतंकवाद एवं अवैध वित्त पोषण के विरुद्ध देशों की सहायता करना। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। भारत में इससे संबंधित प्रमुख कानून है एनडीपीएस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसका पूरा नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। 26 जून को ही इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026, तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 दिया गया है। यह सम्मान उन्हें यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विशेष समारोह में प्रदान किया गया है। यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित। हर्षवर्धन वर्तमान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बीसीए के अध्यक्ष हैं। उन्हें विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने और बिहार में क्रिकेट के विकास, खेल संरचना को मजबूत करने में योगदान के लिए सम्मान दिया गया ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है? यह ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन है। ब्रिटेन संसद का उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स है निम्न सदन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो यह बिहार में क्रिकेट गतिविधि संचालन एवं विकास की प्रमुख संस्था है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यह राज्य भर में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन, खिलाड़ियों का चयन और क्रिकेट अवसंरचना का विकास करती है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। हमारा अगला टॉपिक है, व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कुणाल शाह। व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं कुणाल शाह। भारतीय मूल के उद्यमी कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड सीईओ नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप के इतिहास में पहली बार है जब यह किसी भारतीय उद्यमी को इसका वैश्विक नेतृत्व सौंपा गया। भारतीय उद्यमी को उन्होंने विल कैथकार्ट का स्थान लिया है, और विल कैथकार्ट इससे पहले 7 वर्षों तक 2019 से लेकर 2026 तक अभी तक व्हाट्सएप का नेतृत्व कर रहे थे। इनके कार्यकाल में व्हाट्सएप के वैश्विक उपयोगकर्ता 3 बिलियन से अधिक हो गए। 3 बिलियन से अधिक अभी वैश्विक उपयोगकर्ता है व्हाट्सएप के। कुणाल शाह भारत के प्रसिद्ध फिनटेक उद्यमी है। यह क्रेड के संस्थापक है। क्रेड कंपनी है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो है उसके फाउंडर है, और इससे पहले वो फ्री चार्ज जो आया था उसके भी सह संस्थापक रहे हैं कुणाल शाह। क्रेड क्या है? क्रेड एक भारतीय फिनटेक कंपनी जो 2018 में कुणाल शाह ने स्थापना की थी इसकी। यह मुख्यतः क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान एवं रिवार्ड सेवाएं प्रदान करता है क्रेड। विल कैथकार्ट की बात करें तो 2019 से यह व्हाट्सएप का नेतृत्व कर रहे थे
उनके नेतृत्व में व्हाट्सएप ने अनेक फीचर लॉन्च किए, जैसे कम्युनिटीज का, चैट लॉग का, इनक्रिप्टेड बैकअप, व्हाट्सएप चैनल्स। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक जैन कुम और ब्रायन एक्टन, एवं जैन कुम व्हाट्सएप के संस्थापक है। पहले मेनलो पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स है मेटा का मुख्यालय। 2014 ईस्वी में मेटा प्लेटफॉर्म्स ने लगभग 19 अरब अमेरिकी डॉलर में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया। 19 अरब अमेरिकी डॉलर में 2014 में। वर्तमान वैश्विक उपयोगकर्ता है इसके लगभग 3 बिलियन है, लगभग 3 बिलियन। का पूर्व नाम फेसबुक आईएनसी, नया नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स, जो इसे 2021 में नया नाम मिला। इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। 2004 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका भी हेडक्वार्टर वही मेनलो पार्क में है। व्हाट्सएप की कुछ समय रेखा की बात करें तो 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना होती है। 2014 में इसे मेटा फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। 2019 में विल कैथकार्ट इसके प्रमुख बने, व्हाट्सएप प्रमुख बने, और 2026 में अब जाकर कुणाल शाह इसके नए ग्लोबल हेड बने हैं। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार, लार्जेस्ट मार्केट है। व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुविधा उपलब्ध है। भारत में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित भुगतान सेवा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। इसका सही उत्तर है जयपुर। वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट कल्चर 2026 की वैश्विक सूची में जयपुर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। जयपुर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है जो भारत की समृद्ध कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस सूची में जयपुर को उसकी सांस्कृतिक विरासत, हवा महल, सिटी पैलेस, संग्रहालय एवं विभिन्न कला सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण स्थान दिया गया है वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज में। यह उपलब्धि राजस्थान की समृद्ध स्थापत्य कला, हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। इसके शीर्ष 3 शहरों की बात करें तो नंबर 1 लंदन है, दूसरे पे पेरिस है और तीसरे पे न्यूयॉर्क है। वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान में हवा महल है, उसके संबंध में बात करते हैं। हवा महल सबसे प्रसिद्ध स्मारक है जयपुर का। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में किया गया। 1799 में किया गया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बना और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद हवा महल के। इसमें 953 झरोखेदार खिड़कियां हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। झरोखेदार खिड़कियां हैं हवा महल में। सिटी पैलेस की बात करें तो यह जयपुर सिटी पैलेस जयपुर में है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह आज भी जयपुर के शाही परिवार का आधिकारिक निवास है। म्यूजियम की बात करें तो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, इसमें प्राचीन मूर्तियां, चित्रकला, धातु कला, वस्त्र एवं ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित हैं। यहाँ कला एवं संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके लिए फेमस है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी जयपुर की बात करें तो जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय थे। इसका उपनाम गुलाबी नगर, पिंक सिटी है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और 2019 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया 2019 में। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा जयपुर से पहले वह कौन सा ऐसा सिटी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। जयपुर का जंतर मंतर है, यह भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1876 ईस्वी में इस शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। 1876 ईस्वी में। और जयपुर भारत के प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट, दिल्ली, आगरा, जयपुर का हिस्सा है। जयपुर गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट का हिस्सा है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को उपहार स्वरूप निम्न में से क्या दिया? ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग, पश्मीना शॉल, थीवा आर्ट और ब्लू पॉटरी। तो इसका सही उत्तर होगा थीवा आर्ट से बने कफलिंग्स। थीवा आर्ट से बने कफलिंग्स दिया स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को।
ये देख सकते हैं आप लोग, थीवा आर्ट से बने कॉफलिंग्स। यह उपहार भारत की समृद्ध पारंपरिक हस्तकला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूत करता है। थीवा आर्ट जो है यह राजस्थान के प्रतापगढ़ में लगभग 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक गोल्ड ऑन ग्लास कला है। गोल्ड ऑन ग्लास, इस कला में रंगीन कांच कलर्ड ग्लास पर 23 कैरेट सोने की अत्यंत पतली शीट को हाथ से उकेरा जाता है और सुंदर डिजाइन तैयार किया जाता है। इस कला में 23 कैरेट सोने की अत्यंत पतली शीट को उकेरा जाता है। इस अनूठी कला को 2014 में जीआई टैग दिया जा चुका है। 2014 में जीआई टैग दिया गया था थीवा आर्ट को। थीवा आर्ट एक विशिष्ट आभूषण एवं सजावटी कला है। इस रंगीन कांच के ऊपर सोने की महीन नक्काशी की जाती है। इसमें रंगीन कांच के ऊपर सोने की महीन नक्काशी होती है। यह कला हार में, पेंडेंट, कंगन में, ब्रोच में, कफलिंग्स में, फ्रेम एवं अन्य आभूषणों के निर्माण में उपयोग होता है। थीवा कला के विकास की बात करें तो 1707 ईस्वी में नाथूलाल सोनी ने किया था। थीवा कला का विकास नाथूलाल सोनी ने किया था। बाद में यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी सोनी परिवार द्वारा संरक्षित और विकसित की गई। इसकी शुरुआत नाथीलाल सोनी ने की थी। इस कला में 23 कैरेट सोने की अत्यंत पतली शीट का उपयोग किया जाता है। हाथ से इस पे जटिल आकृतियां बनाई जाती है। जीआई टैग क्या होता है? तो किसी ऐसे उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है जिसकी विशिष्ट पहचान किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। भारत में जीआई टैग का पंजीकरण जीआईएफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। जीआई टैग के एक्ट का क्या नाम है पूरा? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जीआईएफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। यह एक्ट 2003 ईस्वी में लागू हुआ और 2004 में पहला जीआई टैग प्रदान किया गया दार्जिलिंग के चाय को। भारत में जीआई टैग का प्रशासन जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका चेन्नई में है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है। स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेटिस्लावा है और मुद्रा यूरो है। मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम पीटर पेलेग्रिनी है। हाल ही में मोदी जी वहां गए थे तो यह न्यूज में रहा है, इसलिए आप लोग राष्ट्रपति याद कर लेंगे। इनके राष्ट्रपति का नाम पीटर पेलेग्रिनी है। राजस्थान के कुछ प्रमुख जीआई टैग उत्पाद जैसे थीवा आर्ट 2014 में दिया गया था, प्रतापगढ़ का थीवा आर्ट। उसके बाद कोटा का दोरिया, जयपुर की ब्लू पोट्री को जीआई टैग मिल चुका है। मोलेला का क्ले वर्क, मोलेला नामक जगह है वहां का क्ले वर्क। बागरू का हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये सब जीआई टैग है राजस्थान के। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आईबीसीए का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका नया सदस्य देश बना है, 27वां सदस्य देश आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। वर्तमान में आईबीसीए में 27 हस्ताक्षरकर्ता सिग्नेटरी कंट्रीज और 5 ऑब्जर्वर देश शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 ईस्वी को हुई थी। 9 अप्रैल 2023 ईस्वी को भारत की ही पहल पर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है आईबीसीए का। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है दुनिया की जो 7 बड़ी बिल्ली है, बिग कैट प्रजाति है, उनका संरक्षण करना, उनके आवास की रक्षा करना, सदस्य देशों के बीच तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना आईबीसीए का लक्ष्य है। आईबीसीए का उद्देश्य उन देशों को एक मंच पर लाना है जहां बड़ी बिल्ली बिग कैट्स पाई जाती है, उनके संरक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और अवैध शिकार की रोकथाम के लिए मिलकर कार्य किया जा सके। यही आईबीसीए का उद्देश्य है, उसका अवैध शिकार को रोकथाम के लिए मिलकर कार्य किया जा सके। आईबीसीए की बात करें तो इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 ईस्वी को ही घोषणा हुआ था, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे, उसी में इसकी घोषणा की गई थी स्थापना की। आईबीसीए द्वारा संरक्षित जो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं वह टाइगर है, मतलब बाघ है, शेर है, लियोपार्ड तेंदुआ है, स्नो लियोपार्ड हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। इसमें से 5 जो है वो भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये जगुआर और प्यूमा नहीं पाए जाते हैं। भारत में बाघ, एशियाई सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता पाए जाते हैं, जबकि जगुआर और प्यूमा भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की बात करें तो इसका पूरा नाम हुआ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह कार्य है भारत में बाघ संरक्षण और कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन करना।
भारत विश्व में जंगली बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है विश्व में। एशियाई शेर केवल भारत के गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, एशियाई शेर। और हिम तेंदुआ मुख्यतः लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हिम तेंदुआ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अबी अहमद अली। अबी अहमद अली को पुनः नियुक्त किया गया है इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में। ये देख सकते हैं अबी अहमद अली को। इनकी राजनीतिक पार्टी प्रोस्पेरिटी पार्टी ने आम चुनाव में 90% से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की और भारी बहुमत प्राप्त किया। प्रोस्पेरिटी पार्टी ने वर्ष 2019 का इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2019 का अबी अहमद अली को इन्हें यह सम्मान इथोपिया और एरिट्रिया के बीच जो लंबे समय से चले आ रहे सीमा संघर्ष था उसे समाप्त करने और शांति स्थापित करने के प्रयास के लिए दिया गया था अबी अहमद अली को। बार 2018 ईस्वी में इथोपिया के प्रधानमंत्री बने थे। 2018 ईस्वी में बने थे। प्रोस्पेरिटी पार्टी की बात करें तो ये इथोपिया की सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। 2019 में प्रोस्पेरिटी पार्टी की स्थापना हुई थी और इस पार्टी का नेतृत्व अबी अहमद अली करते हैं। इथोपिया की बात करें तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा और मुद्रा बीर है। इथोपिया आदिस अबाबा बीर। इथोपिया आदिस अबाबा बीर। यहाँ की आधिकारिक भाषा एम्हारिक है। एम्हारिक है। अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में ही स्थित है। अफ्रीकी संघ जो है उसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में ही है और इस आदिस अबाबा को अफ्रीका की कूटनीतिक राजधानी, डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इथोपिया उन कुछ अफ्रीकी देशों में से है जो कभी औपचारिक रूप से यूरोपीय उपनिवेश कभी नहीं बना। और नीली नील नदी जो है इसका उद्गम इथोपिया के ताना झील से, इथोपिया के ताना झील से ही नीली नील नदी, ब्लू नील नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इबोला प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग करना। हेल्थ स्क्रीनिंग करना। इबोला से प्रभावित लोग, देश से संबंधित कोई भी लोग भारत में आएंगे तो उनके यात्रियों की स्वास्थ्य जांच करना। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है इबोला प्रभावित देशों से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी, हेल्थ स्क्रीनिंग को मजबूत बनाना। यह व्यवस्था संभावित संक्रामक रोगों की शीघ्र पहचान और उनके प्रसार को रोकने में मदद करेगी। एयर सुविधा पोर्टल की बात करें तो यह एक डिजिटल स्वास्थ्य एवं यात्रा घोषणा, हेल्थ एंड ट्रेवल डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से यात्रा पूर्व आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इबोला क्या है? इबोला वायरस रोग, ईवीडी, एक गंभीर और कभी-कभी घातक संक्रामक बीमारी है। इबोला वायरस रोग यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रव, बॉडी के फ्लूइड्स के संपर्क से फैलता है। बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण है तेज बुखार आना, कमजोरी, सिर दर्द होना, रक्तस्राव गंभीर मामलों में होना। इबोला का प्रकोप मुख्यतः अफ्रीकी देशों में ही देखा गया है। इबोला का प्रकोप अफ्रीकी देशों में देखा गया है। इबोला वायरस की पहचान पहली बार 1976 ईस्वी में हुई थी। पहली बार 1976 में इबोला वायरस की पहचान हुई थी। इसका नाम इबोला वहां नदी के नाम पे रखा गया। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में नदी है इबोला, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया इबोला वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण पर कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोविड-19 महामारी के दौरान एयर सुविधा पोर्टल का व्यापक उपयोग किया गया था। एयर सुविधा पोर्टल का व्यापक उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना अनिवार्य था। एयर सुविधा 2.0 उसी प्रणाली का एडवांस संस्करण माना जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विजयनगर साम्राज्य के 3 शिलालेख कहाँ खोजे हैं? ऑप्शन है हम्पी में, नल्लामला वन में, शेषाचलम के जंगल में और महाबलीपुरम में। तो इसका सही उत्तर है शेषाचलम के जंगल, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम के जंगल में।
एएसआई ने आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगल में 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 3 महत्वपूर्ण शिलालेख खोजे हैं और इन शिलालेखों की भाषा तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है। इससे स्पष्ट होता है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण भारत के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इस शिलालेख में सदाशिव राय के शासनकाल के धार्मिक कार्य, मंदिर में दिए गए दान, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख मिलता है सदाशिव राय के शासनकाल के समय का। सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। मुख्यतः 16वीं शताब्दी में इनका शासनकाल रहा था। इनके शासनकाल में वास्तविक सत्ता लंबे समय तक अलिया राम राय के हाथ में थी। अलिया राम राय के हाथ में थी। यह प्रमुख सेना नायक और प्रशासक था अलिया राम राय। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर एवं बुक्का थे। इन्होंने विद्यारण्य के मार्गदर्शन में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी, वर्तमान कर्नाटक। इसमें प्रमुख राजवंश संगम था, सुलुभ था, तुलुभ था, अराविडु था। और ये सदाशिव राय जो थे ये अराविडु वंश से संबंधित माने जाते हैं। सदाशिव राय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्य है प्राचीन स्मारकों का संरक्षण करना, पुरातात्विक उत्खनन करना, शिलालेख और ऐतिहासिक धरोहरों का अध्ययन एवं संरक्षण करना। शेषाचलम पहाड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी लाल चंदन की वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शेषाचलम की पहाड़ियां। शेषाचलम पर्वतमाला को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व दर्जा प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व दर्जा प्राप्त है शेषाचलम पर्वतमाला को। और यह हम्पी जो है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया है हम्पी को। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय थे। महान राजा कृष्णदेव राय थे। इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। 8 प्रसिद्ध विद्वान अष्टदिग्गज। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अमुक्तमाल्याद है। अमुक्तमाल्याद जो कि तेलुगु भाषा में है। इसके अलावा जाम्बती कल्याणम भी है जो संस्कृत भाषा में है। जाम्बती कल्याणम। और अगला प्रश्न है हेमिस फेस्टिवल प्रतिवर्ष किसके सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है भगवान बुद्ध के सम्मान में, दलाई लामा, गुरु पदम संभव या मिलेरपा। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु पदम संभव। हेमिस फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख के प्रसिद्ध हेमिस मठ में उत्साह एवं धार्मिक श्रद्धा के साथ किया गया। यह उत्सव गुरु पदम संभव की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। गुरु पदम संभव। विशेषकर वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा परंपरा में गुरु पदम संभव को अत्यंत सम्मान दिया जाता है और इन्हें दूसरे बुद्ध, सेकेंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है गुरु पदम संभव को। इस पर्व का सबसे आकर्षण छम मुखौटा नृत्य जो होता है। इसमें बौद्ध भिक्षु रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान एवं मुखौटे पहनकर धार्मिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं और यह उत्सव लद्दाख की समृद्ध बौद्धिक संस्कृति, धार्मिक परंपरा, पर्यटन की वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है और इसे गुरु पदम संभव का जन्म दिवस माना जाता है। देख सकते हैं आप लोग गुरु पदम संभव को। गुरु पदम संभव को गुरु रिनपोच कहा जाता है। गुरु रिनपोच कहा जाता है। उन्हें तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छम नृत्य की बात करें तो यह तिब्बती बौद्ध धर्म का पारंपरिक धार्मिक नृत्य है। छम मुखौटा नृत्य। यह नृत्य अच्छाई की बुराई पर विजय, आध्यात्मिक शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक। हिमिस मठ की बात करें तो यह लेह लद्दाख में है। यह हिमिस मठ की स्थापना 1672 ईस्वी में हुई। 1672 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक राजा सेंगे नामग्याल को माना जाता है। राजा सेंगे नामग्याल। यह लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध बौद्ध मठ है।
यह द्रुक्पा कंगयु परंपरा का प्रमुख मठ है। द्रुक्पा कंगयु परंपरा का प्रमुख मठ है। हिमिस मठ में प्रत्येक 12 वर्ष में विशाल थंग का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है, जहां विश्व भर के श्रद्धालुओं को यह आकर्षित करता है। हिमिस मठ में प्रत्येक 12 वर्ष में विशाल थंग का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। हिमिस नेशनल पार्क भी है, जो भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, और यहाँ स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। यहाँ स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से जाना जाता है। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस। छम नृत्य जो है, यह केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। छम नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 27 जून। 27 जून को एमएसएमई डे मनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे 27 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2017 ईस्वी में की गई थी। यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई 2017 ईस्वी में। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार उसमें और सतत औद्योगिक विकास में योगदान के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। एमएसएमई क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। एमएसएमई क्षेत्र, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देता है। 2026 में एमएसएमई थीम की बात करें तो इसका थीम है एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब एमएसएमई को सशक्त करना नवाचार एवं सतत विकास से। एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एमएसएमई वे उद्योग हैं जो कम पूंजी, सीमित संसाधन और अपेक्षाकृत कम कर्मचारियों के साथ उत्पादन, सेवा और व्यापार करता है। श्रेणी की बात करें, इसका वर्गीकरण की बात करें तो सूक्ष्म माइक्रो जो होता है उसकी निवेश सीमा 2.5 करोड़ तक है। 2.5 करोड़ की निवेश सीमा वाला माइक्रो कहलाता है और इसका वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ तक होना चाहिए। जिसकी निवेश सीमा 25 करोड़ तक है वह लघु स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाता है और इसका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ तक है। मीडियम इंटरप्राइजेज जो 125 करोड़ तक जिसकी निवेश सीमा है और यह वार्षिक टर्नओवर इसका 500 करोड़ है। वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़। यह वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा संशोधित अभी एमएसएमई मानदंडों के अनुसार है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को यह मजबूती प्रदान करता है। एमएसएमई क्षेत्र। भारत में एमएसएमई विकास अधिनियम एमएसएमईडी एक्ट 2006 ईस्वी में लागू किया गया। 2006 ईस्वी में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ। एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अर्थात पीएमईजीपी तथा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जैसी योजनाएं एमएसएमई को बढ़ावा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1619 में डूबे किस ऐतिहासिक डेनिश जहाज के अवशेषों की खोज और दस्तावेजीकरण के लिए डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम न्योर्ड सेंटर के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा ओरसंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम न्योर्ड सेंटर के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य 1619 ईस्वी में पुदुचेरी के कराईकल तट के पास डूबा हुआ डेनिश जहाज ओरसंड के अवशेषों की खोज, वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना है। कौन सा जहाज डूबा था? ओरसंड, ORESUND। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी पुरातत्व की वह शाखा है जिसमें समुद्र, नदी, झील या अन्य जलाशयों के भीतर ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। इसमें डूबे हुए जहाज, बंदरगाह, प्राचीन नगर, मूर्ति, सिक्के, सांस्कृतिक धरोहरों की खोज किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। आर्कियोलॉजी, इसका उद्देश्य मानव सभ्यता के समुद्री इतिहास एवं व्यापारिक संबंधों को समझना है। समुद्री इतिहास और व्यापारिक संबंधों को समझना है। ओरसंड जहाज के बारे में जाने तो यह एक डेनिश जहाज था। ओरसंड जहाज 1619 ईस्वी में यह कराईकल पुदुचेरी के निकट समुद्र में डूब गया था। माना जाता है कि यह जहाज उस समय के यूरोपीय समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ओरसंड जहाज। पुदुचेरी की बात करें
तो इसकी राजधानी पुडुचेरी है। यहाँ आधिकारिक भाषाएं तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम, क्षेत्रानुसार सभी भाषा बोली जाती है। कराईकल पुडुचेरी का ही एक जिला है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कराईकाल। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा डेनिश क्रोन है। डेनिश क्रोन है। डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोना। डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग की 2001 ईस्वी में स्थापना हुई। 2001 में स्थापना हुई। द्वारका और महाबलीपुरम भारत के प्रमुख अंडर वाटर पुरातात्विक अध्ययन स्थलों में शामिल है। द्वारका और महाबलीपुरम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आधुनिक तकनीक जैसे ROV, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, सोनार सर्वे और 3D मैपिंग का भी उपयोग करता है। ASI ROV का उपयोग करता है, सोनार सर्वे का उपयोग करता है और 3D मैपिंग का उपयोग करता है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।